नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज का दिन ऐतिहासिक है। आज गुलामी के खंडहरों पर इतिहास के पुनर्निर्माण का महान कार्य हुआ है। करीब 800 साल पहले जिस इस्लामिक आक्रमणकारी मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने जिसे मिटा दिया था, उसके अवशेषों पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी ने भारतीय गौरव की नई इमारत खड़ी कर दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। यह नया कैंपस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों के पास बनाया गया है। यह वही नालंदा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी, और उस काल में इसका गौरव कितना महान था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां भारत समेत पूरी दुनिया से 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ने के लिए यहां रहते थे और पढ़ाई करते थे। यहां उस दौर में 2000 महान शिक्षक शिक्षा देने का कार्य करते थे। यहां हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, नागार्जुन जैसे महान विद्वान पढ़ते थे। और तो और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंसवांग भी यहां अध्ययन के लिए आया था। लेकिन इस नालंदा विश्वविद्यालय पर 12वीं शताब्दी में इस्लामिक आक्रमणकारियों की नजर लग गई। यूं कहें काली और बुरी नजर लग गई, खूनी नजर लग गई। महान भारतीय संस्कृति की महान धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव से इन आक्रमणकारियों को इतनी ईर्ष्या हुई कि इसे आग के हवाले कर दिया गया। इस्लामिक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को न केवल जलाया, बल्कि इसमें पढ़ने वाले हजारों छात्रों और यहां पढ़ाने वाले हजारों विद्वान शिक्षकों का खूनी नरसंहार भी किया। इतना ही नहीं, यहां के पुस्तकालय में रखी 3 लाख पुस्तकों को भी आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन जिसे 800 साल पहले विदेशी इस्लामिक आक्रमता इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने मिटाया था, उसे आज हमने फिर से बना दिया है। यह भारत की विजय है, यह भारत की महान संस्कृति की विजय है। आज हम चर्चा में करेंगे नालंदा के गौरवशाली इतिहास की। हमारे साथ होंगे 2 खास मेहमान, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन के मौके पर क्या कहा। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा, जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन कर दिया है, और उद्घाटन से पहले
पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय के प्राचीन कैंपस का, जो 1500 साल पुराना कैंपस जिसको हम कह सकते हैं, उसका दौरा भी किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने आज कही है वो ये है कि आग की लपटें पुस्तकें तो जला सकती हैं लेकिन ज्ञान को नहीं मिटा सकती। तो आइए बिना देर किए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, जो अध्यक्ष हैं ICHR के, और डॉक्टर ललित मिश्रा, जो इंडोलॉजी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। दोनों ही जाने माने इतिहासकार हैं। शुरुआत ललित जी मैं आपके साथ करना चाहता हूं। ललित जी, हम चर्चा को अलग अलग मोड़ पर ले जाएंगे, अलग अलग दौर की हम बात करेंगे, लेकिन ये नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या है, इसका गौरवशाली इतिहास क्या है, ये कितनी महान यूनिवर्सिटी थी, जरा उसके बारे में दर्शकों को बताइए। वर्तमान में जो विकसित भारत के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने लक्ष्य स्थापित किए हैं, जिन्हें हमें प्राप्त करना है, उनमें विकसित भारत के साथ साथ विश्वमित्र भारत और विश्वगुरु भारत के भी लक्ष्य शामिल है। और इन दोनों उद्देश्यों की, इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नालंदा का जीर्णोद्धार, नालंदा का नवोन्मेष बहुत आवश्यक है। ये उस समय हमारा नालंदा विश्वविद्यालय उस समय अस्तित्व में आया तक्षशिला के बाद, जबकि यूरोप में विश्वविद्यालयों का निर्माण शुरू हो रहा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 11वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आई, जब 11वीं शताब्दी के अंत में हमारी नालंदा का तिरोभाव हुआ। तो ये महत्व है। और इस नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा था जिसमें हमारी जो विश्व बंधुत्व की अवधारणा है उसके तहत शिक्षा प्रदान की जा रही थी। माना जाता है कि नालंदा में केवल बौद्ध विहार थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन हम आर्कियोलॉजी, पुरातत्व और अन्य स्रोतों से जानते हैं कि यहाँ पर सनातन धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। 11वीं 12वीं शताब्दी में राजा, बंगाल के राजा देवपाल का एक कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन वहाँ मिलता है, जिसमें एक ब्राह्मण सारे समस्त वेदों का युवा अवस्था में ही ज्ञान प्राप्त करने वाले एक ब्राह्मण को कई गांवों का जो है उपहार में उन्हें दिए गए थे। और इसी तरह से हमें नालंदा से एक और इंस्क्रिप्शन प्राप्त होता है, कॉपर प्लेट, जो कि शैलेंद्र साम्राज्य इंडोनेशिया का है। वो उन्होंने भी 5 गांवों की रिक्वेस्ट की थी, कि याचना की थी देवपाल से कि वो नालंदा की समृद्धि के लिए दिए जाएं, और एक मठ का भी उन्होंने यहाँ पर निर्माण कराया था। तो न केवल ईस्ट एशिया और न केवल बौद्ध, बल्कि हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म, और इसके अलावा जो सेकुलर सब्जेक्ट्स आज कहे जाते हैं आज की भाषा में, उन सेकुलर सब्जेक्ट्स की भी शिक्षा वहाँ दी जा रही, जैसे ज्योतिष, धातु विज्ञान, मृदा विज्ञान, इन सब चीज़ों का भी वहाँ पर अध्ययन किया जा रहा था। फिलॉसफी और आध्यात्म तो था ही साथ में। ठीक, ललित जी ने बताया ओम जी की क्या गौरवशाली इतिहास था। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि पहला इसको कहते हैं हॉस्टल, आवासीय विश्वविद्यालय था, लेकिन जो इसका 800 साल पहले विध्वंस किया बख्तियार खिलजी ने, वो क्या इतिहास कहता है, और उसका क्या, उसकी वजह क्या थी और क्यों उसने ऐसा किया? देखिए, 2 तरह के अगर विध्वंस पे हम जाएं, क्योंकि वो विश्वविद्यालय अपने समय का दुनिया के सबसे गौरवशाली विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित था। 5वीं से 12वीं शताब्दी तक जो उसका पूरी दुनिया में वैभव है, जो गौरव है, वो अद्भुत है अपनी तरह का। इसीलिए आपने बताया कि दुनिया के अधिकांश हिस्से से विद्यार्थी वहां पढ़ने आते थे। वेनसांग का जो जीवनी चरित्रकार है वी ली, वो बहुत स्पष्ट लिखता है कि किस तरह का पूरा वैभव, गौरव था, और किस तरह का उस विश्वविद्यालय की पूरी संरचना थी। प्रवेश परीक्षा कितनी कठिन होती थी। जो जलाने का इतिहास है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नाम के एक आक्रांता ने 1190 के दशक में, 1193 से 96 के बीच का कभी को वो कालखंड था। 2 हमें जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, बेसिकली मिनहाज सिराज ने एक तबकाते नासिरी लिखा जिसमें उसकी घटना का जिक्र है। 2 तरह के विवरण हमको उस समय या उसके कुछ परवर्ती साहित्य से प्राप्त होता है, और दोनों बड़े इंटरेस्टिंग विवरण हैं। एक विवरण मिलता है कि वो अपने विजय अभियान पर था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, और उसी दौरान वो बीमार पड़ा। जब बीमार पड़ता है तो उसके जब वैद्य हकीम उसके जो हकीम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, उसके बाद किसी की सलाह पर उसे आयुर्वेद की कुछ दवाएं दी जाती हैं। राहुल श्रीभद्र वहां पर उस समय प्रिंसिपल के रूप में थे और आयुर्वेदाचार्य के रूप में थे, बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। और बड़ी रुचिकर घटना है प्रखर जी कि वो दवा लेने से जब इनकार कर देता है, उसे लगता है कि ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है या जो इंडिक सिस्टम है, भारत का जो सिस्टम है, उसमें वो नहीं जाएगा। ऐसे में उसे दवा, चूंकि उसके जो सिपाह सालार हैं उन्होंने जान से मारने की धमकी एक तरह से दे रखी होती है राहुल श्रीभद्र को, तो वो इतने कैलकुलेटेड तरीके से उन्हें पता था कि कितने पेजेस वो रोज कुरान के पढ़ता था, कुरान शरीफ के, वो दवा की मात्रा ऐसी देते हैं और उसके कोने पर लगा देते हैं कि अपने थूक से जब वो पन्ने पलटता था केवल उस दवा से ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद ऐसा विवरण आता है कि उसे लगा कि ये सिस्टम क्या इतना मजबूत है, और इस निराशा में उसने
आक्रमण किया और जलाया। और दूसरा भी बड़ा रुचिकर वर्णन है कि वह किला समझकर उस पर चढ़ गया, किला समझ के उस पर चढ़ गया और उसने कहा कि इसको आग लगा दो। जब उसके कुछ सपा सालारों ने कहा कि यहाँ तो बहुत भारतीय अपनी ज्ञान परंपरा के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं, इन पुस्तकों को हम अपने यहाँ ले चलते हैं और देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। उसका जवाब था कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान कुरान शरीफ है, तो इसमें या तो वही बातें होंगी जो कुरान शरीफ में है, तो भी हमारे किसी काम का नहीं है, और अगर इससे अलग कुछ इसमें है तो ये कुफ्र है, इसलिए हमारे किसी काम का नहीं और इसे आग लगा दो। मतलब दूसरी घटना या दूसरा विवरण ये बताता है कि वो बिना जाने कि एक विश्वविद्यालय है, एक फोर्ट या दुर्ग समझकर उस पर चढ़ाई कर दिया था उसने और फिर भीषण नरसंहार किया बहुत था। महत्वपूर्ण बात कह रहे हो यहाँ पे। मैं डॉक्टर अंबेडकर को लाना चाहूंगा, पीसीआर टीम से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा जो ग्राफिक्स है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी अब जो पुस्तक लिखी है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, उसमें भी बख्तियार खिलजी का जो बिहार पर जो हमला होता है, नालंदा पर जो हमला होता है, उसका जिक्र किया है। पीसीआर टीम से निवेदन करूंगा कि वो ग्राफिक्स भी चलाएं जिससे हमको जानकारी मिलेगी हमारे दर्शकों को कि डॉक्टर अंबेडकर के इस पे क्या विचार थे। ये वो ग्राफिक्स है जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन में लिखा है। वो पुस्तक के हवाले से लिखते हैं कि विजेताओं ने भयंकर लूटपाट की, वहां के अधिकतर निवासी ब्राह्मण थे जिनके सर मुंडे हुए थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें भी प्राप्त हुई, लेकिन उनका अर्थ बताने वाला कोई था ही नहीं क्योंकि सभी लोग मारे गए थे। ये सारा किला और नगर अध्ययन का एक स्थान था, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, जिसके लेखक हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। तो ओम जी, अगर हम इस मानसिकता की बात करें जो बख्तियार खिलजी की मानसिकता थी या इस्लामिक आक्रमणकारियों की मानसिकता थी, क्या ये वो मानसिकता थी कि ये जो दूसरी संस्कृतियों का जो गौरव है, वैभव है, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए नालंदा का ये हश्र किया उन्होंने? बिल्कुल, मतलब जो तबकाते नासरी में भी विवरण मिलता है उसके पीछे भाव पूरा यही है। एक तो उनको अपने धर्म को डोमिनेट करना था और उन्हें ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि उनके तंत्र से, उनकी व्यवस्था से बढ़कर कोई व्यवस्था है, क्योंकि वो यहाँ पर राज करने के उद्देश्य से, यहाँ के लोगों को का दमन करने के उद्देश्य से यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे। तो आक्रांता तो हमेशा डोमिनेट करना चाहता है और जीवन के किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे कोई भी जीवन का क्षेत्र हो, उसमें वो जिसके ऊपर वो डोमिनेट होना चाह रहा है उसको अपने से ऊपर नहीं देख सकता। तो एक घटना तो पूरा विवरण यही आता है कि जो उसने केवल इस कारण कि उसे लगा कि भारत की ज्ञान परंपरा क्या इतनी समृद्ध है कि केवल इस आधार पर दवाई खिलाकर, जिसमें सीधे उसने दवा लेने से इनकार भी कर दिया था, प्रच्छन्न रूप से उसे डिस्गाइज तरीके से दवा खिलाई गई, फिर भी वो ठीक हो गया और उसके जो हकीम थे, उसकी जो परंपरा थी वो ठीक नहीं कर पा रही थी, इस आधार पर उसने किया। ठीक है, तो अभी हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और कैसे नालंदा के व्यवसायिक गौरव को पहुंचते में आज़ादी के बाद ही कार्य हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इतने 7 दशक लग गए, ये ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। सिकंदर से डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नया फोन बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है, टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. तो जिसे 800 साल पहले बख्तियार खिलजी ने मिटा दिया था, उस धरोहर को हमने फिर से बना दिया है। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और इसी पर हमारी चर्चा जारी है। ओम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब इतिहास की बात होती है तो बड़े झूठे नैरेटिव भी गढ़े गए हैं और बहुत खुलकर बोला जाए तो जो वामपंथी इतिहासकार थे उन्होंने नालंदा के विषय में भी, वैसे तो तमाम विषय हैं जिसमें उन्होंने झूठे नैरेटिव गढ़े, नालंदा के विषय पर भी उन्होंने झूठा नैरेटिव गढ़ा है और खासकर DN झा का मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा। DN झा को हम सब इतिहासकार मानते रहे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई
तो उनके शव को जो है वो सीपीएम पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के झंडे में लपेटा गया और तब ये मालूम पड़ा कि कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। उन्होंने भी नालंदा पर बड़ा इस तरह के झूठे नैरेटिव करने की कोशिश की, बख्तियार खिलजी को बचाने की कोशिश की। ये क्या मानसिकता थी वामपंथी इतिहासकारों की? इतिहास के साथ इसी तरह से छेड़छाड़, जो सत्य है, मतलब जो उस दौर के इतिहासकार लिख रहे हैं, जो मिनहाज लिख रहा है, जो तवाक़त नासिरी में लिखा हुआ है, जो समकालीन है, लेकिन उसको नहीं माना गया और अपने मन से एक झूठा नैरेटिव नालंदा के बारे में डीएन झा जैसे वामपंथी इतिहासकारों ने जड़ दिया। क्या मानसिकता है? प्रखर जी, पूरे भारत के इतिहास में इस तरह का जो विकृतीकरण हुआ, विसंगतियां पैदा की गई, असंतुलित किया गया और बड़े झूठे नैरेटिव्स गढ़े गए, झूठे तथ्य डाले गए, तथ्यों के साथ खूब ढेर सारा खिलवाड़ किया गया, उन पे बहुत अजीब अजीब तरह के मसाले लगाए गए जो एकदम झूठ थे। ऐसा बहुत मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास से लेके आधुनिक भारत के इतिहास तक लगातार ऐसा बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हमको मिलेंगे, ढेर सारे दृष्टांत मिलेंगे। ये उनमें से एक है जिसको प्राथमिक स्रोत बता रहे हैं। किस तरीके से तबकाते नासिरी का आपने भी जिक्र किया, मैंने भी किया, मिनहाजुस सिराज लिख रहा है, उसकी पृष्ठ संख्या के साथ हम जाके देख सकते हैं जिसमें डिटेल्ड ये विवरण आता है। और उस विश्वविद्यालय को जलाए जाने, वहां का जो पुस्तकालय था, खासकर उसकी बात करें, बहुत अद्भुत है प्रखर जी कि धर्मगंज नाम का उनका पुस्तकालय, 3 डिफरेंट बिल्डिंग्स, जिसमें से 9 मंजिला बिल्डिंग्स भी थी, जिसको लेके किताबें कहीं 3 लाख, कहीं 9 लाख और कहीं 90 लाख तक किताबों की संख्या आती है। जो भी सही हो, 9 लाख किताबें भी हो सकती हैं। उन पांडुलिपियों को जलाया गया, उसको महीनों तक उसमें आग की लपटें जलती रहीं और भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बड़ा हिस्सा, हम तो ये मानते हैं कि बहुत सारे वहीं से लेके जो भगे, जो तिब्बत गया, बौद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथ गए, कुंग फू, मार्शल आर्ट्स, आयुर्वेद की बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारा जो आज ज्ञान है जिसपे आज चीन जापान अपनी मोनोपोली समझता है, वो वहां से निकल के जा रहा है। उसके पूरे हिस्टोरिकल ट्रेसेस हैं, उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। तो इस तरह की जो मानसिकता जो भारत को ही अपनी जड़ों से काटती थी, इस तरह की मानसिकता जो भारत के इतिहास, सच्चे और प्रामाणिक इतिहास पे कुठाराघात करती थी, ऐसा एक धारा ने बाएं हाथ से इतिहास लिखने वालों ने बहुत बढ़िया बात कही, बाएं हाथ से इतिहास लिखने वालों ने। ललित जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब हम थोड़ा सा वर्तमान पे आए, आज नालंदा कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया, तो जो इतिहास की, जो गौरवशाली भारतीय संस्कृति का जो इतिहास है, उसकी पुनर्स्थापना, उसका पुनर्निर्माण कितना जरूरी है, और जरूरी है तो क्यों जरूरी है, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे। जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात आपके सामने में रख दूं, बात को आगे बढ़ाते हुए, जो ओम जी ने कही कि ये कार्ल मार्क्स का एक पेपर है 1850 के दशक का, और उसमें वो भारत के प्रति कैसे भारत की संस्कृति को नष्ट किया जाए, अपनी रणनीति को डिस्कस करते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि ये अंग्रेज जो भारत में कर रहे हैं, रेल और स्टील के कारखाने ला रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक होगा, क्योंकि भारतीय तो पहले इनकी संस्कृति इतनी महान थी और इन्हें विज्ञान का ज्ञान था, फिर अपनी संस्कृति को इसका पुनर्निर्माण कर लेंगे। होना क्या चाहिए, अंग्रेजों के हाथ में 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 जिम्मेदारियां हैं कि वो भारत का शोषण कर यहाँ की प्राचीन संस्कृति को नष्ट कर दें, इतना नष्ट कर दें कि जो जगन्नाथ मंदिर है वह उसमें खून का चढ़ावा किया जाए। इस तरह की जो है उसने एक रणनीति बनाई। उसी स्ट्रेटजी को आज भी हमारे बाएं हाथ से इतिहास लिखने वाले वामपंथी उसी को लेकर चल रहे हैं। इसीलिए डीएन झा और अन्य दूसरे लोगों ने उसी परिप्रेक्ष्य में ये सारी बातें की। मेरा जो सवाल है कि कितना जरूरी है, मतलब भारतीय गौरवशाली संस्कृति को पुनर्स्थापित करना, यदि कितना जरूरी है, नई पीढ़ी के लिए कितना जरूरी है? नई पीढ़ी के अलावा हमारे संपूर्ण भारत देश के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपको बताऊं कि जब प्लासी के युद्ध में हमारी तलवार पराजित हो रही थी, तब भी जो भारत का दर्शन है वो यूरोप को जीत रहा था। उस विजय को सुनिश्चित करने के लिए और आज के परिवेश में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटिटिव नॉलेज है, ज्ञान की राजनीति चल रही है, इस ज्ञान की राजनीति में भी भारत को शिखर पर रखने के लिए और हमारे अपने जो युवा वर्ग हैं उनके मन में वो आत्मविश्वास और स्वाभिमान की उत्पत्ति करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने पूरा वैभव को पुनः स्थापित करें। और इसे स्थापित करने के 2 तरीके हैं कि एक या तो हम नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जीवन करें, या तक्षशिला दुर्भाग्य से पाकिस्तान चला गया और हमारे तब के प्रधानमंत्री नेगोशिएट नहीं कर पाए कि पाकिस्तान में तक्षशिला का क्या काम है। और वहाँ हमारे भारत ने मामला भी उठाया कि यहाँ तो आतंकवाद की एक तरह से यूनिवर्सिटी बन गई है तक्षशिला के इलाके का। खैर, ये चर्चा बड़ी दिलचस्प मोड़ पर है, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जब गौरव स्थापित होता है, इतिहास का गौरव जब फिर से सामने आता है, तो उसके नतीजे क्या होते हैं, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी
MDH। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता। देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नवसर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। डॉक्टर ओम जी, मैं थोड़ा संक्षेप में जानना चाहूंगा, समय का अभाव है मेरे पास, कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने गौरवशाली इतिहास, जो भारतीय संस्कृति के जो जुड़े हुए प्रतीक हैं, उनके उत्थान के लिए जो कार्य किया, थोड़ा सा उसके बारे में संक्षेप में बताइए। जी, बहुत गौरव का दिन है आज भी, क्योंकि 800 साल बाद नालंदा अपने वैभव, अपने गौरव की ओर लौट रही है। पिछले 10 साल में ऐसे, क्योंकि देखिए पंच प्राण की बात जब प्रधानमंत्री जी ने की तो उसमें बहुत लगातार ये बात कहा कि हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना है और अपने विरासत पर गर्व करना है, क्योंकि उस विरासत पर गर्व करके ही जिसने कभी हमें विश्वगुरु के रूप में स्थापित किया था, हमारी नई पीढ़ी अपने मूल आत्मविश्वास की और अपने जड़ों से जुड़ने की ओर लौट पाएगी। और ऐसे ढेर सारे काम, संसद भवन को नया किया, कर्तव्य पथ की बात आई, जहां पे किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगती थी वहां पर अब सुभाष चंद्र बोस खड़े हैं। ऐसे इतने ढेर सारे काम हुए हैं अपने पुराने जड़ों से जुड़ने के। सबसे बड़ी बात है कि जो धार्मिक स्थल है, चाहे वो धार्मिक स्थल है, हो गया, चाहे वो काशी हो गया, चाहे वो उज्जैन का कॉरिडोर हो गया, इन सब पर भी कार्य किया गया। ये भी संस्कृति और इतिहास का एक अंग होता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और देखते रहिए DD न्यूज।